ये अच्छा होता है क्या दादा कलर ये? शरबत जैसा एक फॉर्म है, बस बर्फ के साथ इसे करते रहो। बोल अच्छा है, खट्टा मीठा। बचपन में काला खट्टा है या फिर ये वाला लाल वाला ऑरेंज वाला खाती है? ऑरेंज वाला ज़्यादा खाया, ये काला खट्टा तो मुंबई आके खाया ज़्यादा। बीच पे ज़्यादा रहते हैं। हाँ। क्यों, ये सबसे ज़्यादा क्या बिकता है आपके पास? काला खट्टा ही बिकता है। और वो आपको कौन सा अच्छा लगता है जो आप खाते हो? कैमरा ऑन है, मैं चालू कर सकता हूँ ना? हाय हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रतीक चौहान और आज लिविंग यूनिकॉर्न्स ने मुझे होस्ट करने का मौका दिया है 60 एपिसोड के बाद। तो आज जो गेस्ट है हमारे वो एक एक्टर भी है, पॉडकास्टर भी है और इस शो की ओनर भी है, प्रियंका सिंह। तो सौरभ, मुझे लगता है कि उससे बात करने चले। रेडी है? अरे हाँ बोल, मैं ऐसे ही होस्ट करूँगा। ऐसे इन डेप्थ एक्टिंग वाले सवाल भी पूछना है क्योंकि मैं प्राइमरीली तो एक्टर हूँ ना, तो समझ रहा है ना, मुझे थोड़ा वैसे सवाल पूछना। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतीक चौहान और आज मैं ही हूं आपका होस्ट, क्योंकि प्रियंका जी ने मुझे 60 एपिसोड बाद ये मौका दिया है होस्ट करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे में एक पॉडकास्टर या इंटरव्यूअर छुपा हुआ था जो ये मौका नहीं दे रही थी, पर आज मौका हुआ है। चलिए ठीक है। मैम जी हाय, हेलो, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। यही सवाल पूछते हैं सबसे? ऑफ कोर्स, सबसे पहले मैं यही पूछती हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा तो ठीक है, चल प्रियंका, कहाँ से शुरुआत करें? आज तो आप बैठे हो ना होस्ट की जगह, जहाँ से आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो अपन ये स्टार्ट करते हैं। एक्टर है तू, है ना? बेसिकली प्राइमरीली एक्टर है। एक्टर के लिए तो कोई जानता नहीं अब तेरे को। ऐसा किसने बोला? नहीं, तू आजकल इंटरव्यू वगैरह कर रही है तो शायद ही जानता ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चल ठीक है, सब जानते हैं मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्टिंग में आने का कैसे सोचा तूने? पहले तो कॉर्पोरेट में काम करती हो ना तुम? हाँ, करती थी तो वहाँ से कौन सी एज में अब आते हो और यहाँ पे कैसे आते हो? देखो, मैंने अपनी एजुकेशन जब कंप्लीट की उसके बाद मेरा कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गया था। सो मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उस टाइम इनिशियली मुझे मीडिया में इंटरेस्ट था, बट फैमिली थोड़ी सी रिलेक्टेंट थी बाहर भेजने को लेके, और मेरा मन था कि मैं इंदौर से बाहर जाके जॉब करूं। और उस टाइम पे कुछ साल पहले, मतलब 7-8 साल पहले, इंदौर में मीडिया का इतना एक्सपोजर नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जॉब करना स्टार्ट कर देती हूँ, एटलीस्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। तो मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया फिर, बट मेरे मन में वो चीज़ चलती रहती थी कि मुझे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में कुछ करना है। फिर वो करते 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 साल 2 साल बीत गए जॉब करते करते, क्योंकि सैलरी आ रही थी, फिर मज़ा आने लग गया, इंजॉय कर रहे हैं, सब सही तो चल रहा है। सैलरी आ रही थी तो यहाँ क्यों आना था? अब तो सैलरी बंद हो जाती है आने के बाद। तो वो तो यहाँ आने के कुछ सालों बाद पता चलता है। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी एक दिन ऐसे। एक्चुअली मेरी बॉस से आर्गुमेंट हो गई, झगड़ा हो गया। पहले से था एक्टिंग का कीड़ा या बाद में जगह? ये चीज़ मैंने बाद में रियलाइज़ करी। मतलब मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में तो थी एक्टिव। मैं स्कूल में एनुअल फंक्शन में पार्ट लेती थी, तो प्ले स्किट वगैरह ही करती थी। डांस म्यूज़िक इतना नहीं करती थी, पर स्किट में अगर परफॉर्म करने का मौका मिलता था तो वो पहले करती थी। बट उसको एज अ करियर चुनना है कि नहीं, ये मेरे मन में क्लियर नहीं था। कोई आइडिया भी नहीं था, नॉलेज नहीं था कैसे होता है। करते आया वो। कॉर्पोरेट में जब 9 to 5 जॉब कर रहे थे तो तब इम्पल्सेस भी हाई रहते हैं, तो कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। फिर एक दिन ऐसे ही बॉस से झगड़ा हो गया तो मैंने जॉब छोड़ दी। नहीं तो वो लूप टूटता कि नहीं टूटता मुझे नहीं पता, शायद नहीं भी टूटता, मैं करती ही रहती जॉब। सो जॉब छोड़ने के बाद फिर 4 महीने मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे को दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही थी। और फिर मुंबई आ गई? नहीं, इनिशियली मैं एकदम से मुंबई नहीं आई। मैंने इवेंट मैनेजमेंट भी ट्राई किया क्योंकि मैं एक्सप्लोरेशन फेज में चली गई कि मैं अब देखने से पहले मैं श्योर हो जाऊं कि मुझे क्या करना है। तो 4 महीने मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी सब डिनाई कर दी। फिर एक्टिंग की चीज़ें बैक ऑफ द माइंड में इवॉल्व होने लग गई। ठीक है, फिर मुंबई में आके कैसा लगा? मतलब जब मुंबई पहुंची, कौन सा ईयर? मुंबई मैं पहुंची 2019 में। तो कैसा लगा मुंबई आके? मुंबई आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब क्या चीज़ थी जो हट गई दिमाग से कि भाई ये फितूर ही हट गया मुंबई से, कि मुंबई ऐसा होगा?
मुंबई के बारे में आई मीन जब आप सोचते हो तो पहले तो जब दूर रह के आप सोचते हो तब तो आपको ड्रीम सिटी या वैसा लगता है ना यार, वहाँ जाके सपने पूरे होते हैं, माया नगरी कहते हैं उसको, कितना बड़ा शहर होगा, लोग बड़े मस्त होते हैं वहाँ। तो मस्त कैसे होते हैं वहाँ लोग? लोग मतलब अलग होते हैं, ऐसा मुझे लगता था कि अच्छे लोग होते हैं वहाँ, बढ़िया, जो वो मस्त रहते हैं, सुबह लोकल में चले जाते हैं अपनी अपनी जॉब पे। सारे लोकल में चले जाते हैं? सारे नहीं जाते पर ऐसा लगता था। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि मैं आई, फिर हम लोग जब मैं यहाँ रहने लग गई तब पता चला कि डेली लाइफ का जो शेड्यूल होता है ना, हाँ। वो टूटा, क्योंकि यहाँ के तो सब जब खुद पे ही आ गई ना कि खुद ही करना है, तो वो रूटीन स्टार्ट हो गया कि सुबह उठना है, आपको मेंटेन करना है। फिर एक्टिंग में आना तो मतलब बड़ा वैसा खेल होता है ना, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी थोड़ा, तो एकदम पहली बार जब आदमी वो चीज़ देख रहा होता है तो एकदम हिल जाता है ना कि यार ये कैसे करूँ मैं, डायलॉग कैसे बोलूँ, ये इस पे तो कॉन्फिडेंट थी शुरू से ही? मतलब मैं एज अ परफॉर्मेंस वाइज कॉन्फिडेंट थी कुछ भी करने को लेके, पर ऐसा नहीं है मतलब कि मुझे घबराहट नहीं होती थी या डर नहीं लगता था, मुझे भी बहुत डर लगता सीखा था। ना? हाँ, मैंने पहले सीखा करना स्टार्ट किया, तो वो स्टार्ट होने के पहले तक जो रहता है वो काफ़ी घबराहट होती थी मुझे। नहीं नहीं, आने की पूछ रहा हूँ मैं, जब यहाँ? आते हैं, नहीं जब आते हैं ना पहली बार, अच्छा, हाँ, अपन वैसा। एक्टिंग करते हैं तो ये नया फील्ड है, क्योंकि कॉर्पोरेट से इधर आना तो बहुत, क्योंकि बहुत भयंकर स्ट्रगल है बहुत चीज़ों का, वैसा मतलब उसके लिए हाँ, एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आप छोड़ के आते हो, क्योंकि अगर जैसे मैं पहले जॉब करती थी, बट क्या रहता है वो आपके एस्पिरेशंस और एम्बिशंस इतने हाई रहते हैं, वो कॉन्फिडेंस रहता है, ड्रीम्स रहते हैं, तो आपको लगता है कि आप कर लोगे या किसी ना किसी तरह वो चीज़ें करोगे। वो जो प्रोसेस रहता है ना, वो आपको रहते रहते पता चलता है कि वो रास्ता कितना बड़ा है या कितना डिफ़िकल्ट है, या कोई टाइम जोन नहीं फिक्स रहता है कब क्या होगा। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ रहते रहते पता चली। पहले तो यही लगता था अरे जाएंगे तो हो जाएगा। तो अगर FTI में 3 महीने की ट्रेनिंग ली है, जी मैंने 3 महीने प्राउड है उस चीज़ पे? हाँ, मुझे बहुत प्राउड है। क्यों जरूरी होता है ये एक्टर के लिए को ये करना, या फिर थिएटर करेगा तो ठीक है? FTI अच्छा है 3 महीने का जो कोर्स? मेरा जो एक्सपीरियंस था FTI का वो तो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि वो रेसिडेंशियल वर्कशॉप थी, वो भी लद्दाख में। तो उसके बहुत सारी ब्यूटी ये थी कि एक तो आप 3 महीने लद्दाख में रह रहे हो, फिर वो रेसिडेंशियल वर्कशॉप थी तो आप कहीं जाओगे नहीं, आप उसी इन्वायरमेंट में रहते हो, तो इसलिए इन सब चीज़ों का जो बेनिफिट था, क्योंकि बहुत अच्छी फैकल्टीज़ थी, एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा सीखने को मिलता है। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा सीखने को मिला उधर। फिर वो चेंज आया एक्टिंग में? जब मैं वापस आई तो मतलब हाँ, चेंज आया, क्योंकि पहले क्या आप बहुत सारी थ्योरीज जानते हो, बहुत सारी नॉलेज आप गेन करते हो, अलग अलग चीज़ें जानते हो, थिएटर कर रहे हो, मैं थिएटर कर रही थी उसके पहले थोड़े लंबे टाइम से, तो एक जगह फोकस करके एक थ्योरी पे जब मैंने सीखना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, उसका सब्जेक्ट पढ़ा, तो एक्चुअली दिमाग के दरवाजे खुले बहुत सारे। कौन सी एक्सरसाइज फेवरेट? वहाँ पे मेरी FTI में जो एक्सरसाइज थी काफ़ी सारी थी, पर एक एक्सरसाइज है जो एक्शन प्रॉब्लम उसको कहते हैं, वो काफ़ी फेवरेट रही है, और रेपिटेशन एक्सरसाइज होती है, ये दो चीज़ें काफ़ी फेवरेट रहती है। माइजनर फॉलो करते हैं वो। तो ये दोनों एक्सरसाइज करने में काफ़ी मज़ा आता था, वो इम्पल्स पे फोकस करती हैं ये चीज़ें कि आपके तो उसके बाद काम वगैरह मिला उसके अंदर कि वहाँ से आने के बाद मैंने 2025 जनवरी में एक काम किया है। तो उससे पहले क्या किया था, मतलब FTI से पहले? FTI में आने के पहले मैंने एक फीचर फिल्म में काम किया है। कौन सी फिल्म? जिसका नाम है रश्मि रॉकेट। अच्छा, यस, क्या बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने रश्मि रॉकेट दोस्तों आज ही जाओ, Z5 पे है शायद मेरे हिसाब से। यस, Z5 पे है तो वो देखनी है। क्या डायलॉग था, एक बार बोल के बताना पड़ेगा। क्या डायलॉग तो बोल के बताइए, एक्टर तो ये ले, फिर काहे के एक्टर? नहीं ऐसा नहीं है यार। मुझे ना एक चीज देख, अदर देन ये छोड़ दे इंटरव्यू वगैरह, मुझे है ना हार्ड चीज क्या लगती है एक्टिंग में सबसे? ये करना हार्ड है। कोई भी चीज़ आप जब कर रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है जो उसको सस्टेन करने का प्रोसेस है, उस पे कमांड जब आ जाती है वो, तो एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाता है। अदरवाइज नहीं, जैसे कैसी एक्टिंग की, मैं यहाँ पे आया हूँ और ऐसा लग रहा है ना, छी यार ये कितना गंदा माहौल है, ये कितना खूबसूरत है। हाँ, ये नजरिया रहता है, ये पर्सपेक्टिव रहता तो है। इसको कैसे करते हैं सीन को? इसको कैसे करते हैं सीन को? FTI ने में सिखाया होगा ना कुछ? वो तो आप मतलब तो फिर आप इमेजिनेशन पे जाओगे ना, कि अगर हम दोनों यहीं पे बैठे हुए हैं और कुछ सीन कर रहे हैं, तो वो तो फिर आपको बी इन द मोमेंट रहना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं,
कि मुझे है ना वो एक्टिंग सबसे खतरनाक लगती है। अरे सुनना सौरभ, वो कौन सी एक्टिंग ज़्यादा खतरनाक लगती है तुम्हें? क्या जैसे कोई सुबह उठना होता है ना कई बार, तो सबसे एक्टिंग सबसे खतरनाक कौन सी लगती है? क्योंकि अभी वो प्रियंका करके दिखाएगी। प्रियंका ने बोला प्रियंका एक्टर है। हाँ तो बता ना। मैं एक सीन देता हूँ। हाँ, ठीक है। ये ना बहुत ज्यादा थकी हुई है और सुबह उठ के इसको जल्दी फिर जाना है ऑफिस। अच्छा, ठीक है, ये लेट आई थी ये। ठीक है, एक तो ये सीन करते हैं। नाश्ता भी बनाना है। तुम्हें नाव में बैठ के कैसे करोगी? चलो ठीक है, नाव में बैठने के लिए एक इजी सॉल्यूशन है कि ऐसे गोली लगी धाए, अरे तो पर मैं इधर ऐसी वाली एक्टिंग। अरे मतलब ऐसे भी तो होता है। अरे ऐसे भी तो होता है ना, कोई किसी को गोली चलती है डिस्क्याऊ, बस इतना सा। क्या हंसने की क्या बात है इसमें? हाँ ठीक है, कुछ नहीं। करके दिखाओ ना, ठीक है। करके दिखाओ। कौन गोली मार रहा है? ऐसे मैंने मार दी 1 2 3 मैं गिर भी सकती हूँ फिर कहीं पे? नहीं कैसे? गिर नहीं सकती, क्यों? मतलब ऐसे करते हैं ना आदमी, झटका लगता है गोली से। हाँ। डिश। भाई एक्टिंग भाई मान गया मैं तो। नहीं भयंकर। वो मुझे हंसी आने लग गई थी थोड़ी सी। अच्छा अब सीरियस चल। अच्छा ठीक है, 1 2 3 डिश क्यों? थोड़ा आराम। गोली तो अच्छे से मारे यार। अच्छा ठीक है, हाँ। मैं एक्टर नहीं हूँ ना। क्यों, तो बहुत बड़ा एक्टर ठीक है, 1 2 3 डिश क्यों? भाई एक्टिंग भाई बहुत गजब की। अच्छा ठीक है, तो ये तो खैर रही मजाक की बातें जो आप अपने पॉडकास्ट में नहीं करती, ठीक है। ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे स्ट्रगल होता है ना मुंबई में, बहुत लोगों का है, लड़कों का है, लड़कियों का है, पर लड़कियों के लिए स्ट्रगल अलग होता है मुंबई में, या घर से भी जब आना होता है तो होता है? घर से आना मुझे लगता है स्ट्रगल रहता है, मतलब ऑब्वियसली देखो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर एज ए लड़की बट एज अ गर्ल कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं मानती हूँ उसको। हाँ। क्योंकि आप बड़ा शहर है बहुत, यहाँ अगर आप एक्टर बनने आ रहे हो, आप अकेले आ रहे हो, तो वो बहुत सारे कंसर्न की इश्यूज रहते क्या हैं। कंसर्न है वो? सेफ्टी रहता है कि सेफ्टी कैसे मेंटेन हो पाएगी यहाँ पे, उसके बाद क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ना, आप यहाँ पे नहीं एक्टर घर से मैं आप जम कर चलो बात, मैं बोलूँ घर से क्या स्ट्रगल रहता है एज ए एक उनको लड़की के लिए? कन्विंस करना घर वालों को दिक्कत सबसे क्या है? पहले कि हम एक्टर बनना चाहते हैं, हम वहाँ जाके ये चीज़ें करेंगे। और क्योंकि कैसे मिलेगा काम, ये आपको एग्जैक्ट कोई फार्मूला नहीं है, ये आप अपने अपने फार्मूले खुद बना सकते हो, या फिर लक होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उनको ये कन्विंस करना कि आप एक ये करियर क्यों चूज़ कर रहे हो और इसमें क्या फ्यूचर है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी एक इमेज घर वालों के मन में रहती है फिल्म इंडस्ट्री को लेके कि फिल्म लाइन में आप जाना चाह रहे हो, कि ऐसे करोगे, क्या करोगे, अकेले अगर वहाँ रहोगे जाके, और काम मांगने का सिलसिला जब शुरू होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कंसर्न ये केयर वाला रहता है, चिंता रहती है। फ्रीडम इतनी नहीं मिल पाती क्योंकि प्रोटेक्टिव हो जाता है वो आपके पास। प्रोटेक्टिव। फिर मुंबई आने के बाद जब आप उनको कन्विंस करके अगर आप मुंबई आ गए हो, तो मुंबई आने के बाद यहाँ पे सेटअप होना यहाँ की लाइफ में, क्योंकि आप सबसे डिफिकल्ट काम यहाँ पे घर ढूंढोगे, घर लोगे, रेंट हाई है मुंबई में कंपैरेटिवली, आप कितना भी एडजस्ट करके रहो मुझे लगता है तब भी आपको अच्छा खासा रेंट लगता है। वो रेंट लगना स्टार्ट होगा, फिर आप अपनी डेली लाइफ मेंटेन करोगे, आपको अपने आप को भी बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो, एक्टर हो, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, ऑडिशंस वगैरह देने जाओगे, इंट्रोडक्शंस दोगे, लोगों से मिलोगे, ये जो मीटिंग्स होती हैं आपको पता ही है। तो मीटिंग्स वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि आप दिखाओगे कैसे, लोगों को जानोगे कैसे। तो उसमें पैसा इशू है सबसे बड़ा। पैसा भी एक इशू है, क्योंकि यार शुरू में वो कोई एक जॉब वैसी जॉब नहीं है, ये जॉब वैसी है कि जिसमें आपको एफर्ट्स डालते रहने, उसको फाइनेंशियल रिटर्न आपको कब मिलेगा वो अभी कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ एक्टिंग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अनसर्टन है थोड़ा सा। तो ये तो काफी मतलब वैसे भी ये difficult अंधेरे में तीर मारने वाला विषय है, कह सकते हैं सर्वाइवल इश्यूज है। मतलब आप ऐसा नहीं है, अगर आप बहुत लोग मेहनत करते हैं, मेहनत से मेरा मतलब है कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, कर पा रही है आपको फाइनेंशियली, तो आपको कोई और काम ढूंढना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से आप सर्वाइव करने की कोशिश करते, क्योंकि आपको पता है कि अगर नहीं कर पाए तो आपको शायद लौट के घर जाना पड़ सकता है। और कास्टिंग में ऐसा होता है कि बायस्ड होती है कास्टिंग, या लड़कियों के लिए इजी होती है लड़कों से ज़्यादा? कास्टिंग में ये तो नहीं कहूँगी बायस्ड होती है, बट हाँ जनरली लड़कियों से अगर जो फीमेल एक्टर्स हैं उनसे मिलना तब भी आप एंटरटेन कर लेते हो, और मेल एक्टर से कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहता है वो। बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो सब कुछ इतना ज़्यादा ऑनलाइन हो गया है ना
कि कोई पैरामीटर नहीं है कास्टिंग का, बहुत ज़्यादा वो सब्जेक्टिव चीज़ हो चुकी है। आपको अपनी प्रोफाइल भेजनी है, आप इंट्रोडक्शन अपना भेज दोगे, बायसनेस की भी मतलब नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ भी बायसनेस ज़रूरी है। वो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है ना। आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है, बट हाँ राइट पर्सन एट द राइट टाइम मुंबई में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। कैसा लग रहा है वैसे बात करते हुए यहाँ पे? मुझे हाँ अच्छा लग रहा है तुमको काफ़ी। आंखें तो दिखाओ। हाँ मेरी आंखें काफ़ी सुंदर हैं। तो वो कोई कास्टिंग वाला अगर कोई देख रहा हो देख रहा होगा तो तो सेलेक्ट भी तो करेगा। हो सकता है बहुत जल्दी से कैसे रहते हैं प्रोफाइल? हाय, माय नेम इज़ प्रतीक चौहान, माय एज इज़ 29 एंड माय हाइट इज़ 5'11", माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9079708243। माय प्रोफाइल्स आर बस ऐसे ही। आप मुंबई आ रहे हैं, मतलब आप मुंबई में ही हैं पर आप मुंबई आ रहे हैं। तो मुंबई में कहाँ आ रहा हूँ? अरे वो कहते हैं ना आप मुंबई आ रहे हैं मतलब आप सिलेक्ट होने वाले हैं। गुड। तो ये तो रे स्ट्रगल की ये कहानी कि भाई स्ट्रगल ऐसे भी होता है, पर हालांकि वो 2 गलियाँ देखी ना कौन सी? वर्सोवा विलेज की, हाँ कैसी लगी? अजीब बहुत सारे सी- एक्टर हैं, अजीब सी बहुत सारे एक्टर हाँ, हैं, बहुत डर नहीं सारे लगता actors कहीं? हैं। अब तो क्योंकि इतने साल रह ली मैं मुंबई में तो मुझे नॉर्मल लाइफ लगने लगा है। डर नहीं लगता कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ डर लगता है कई बार, ऐसा नहीं है। और भीड़ देख छोड़ने का सोचा है? ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने छोड़ने का तो नहीं सोचा, बस हाँ ये सोचा है कि कैसे वो रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स आप कर सकते हो या दिमाग लगा के कुछ नए आइडियाज़ या प्लान्स सस्टेन कर सकते हैं, कि अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करें या खुद को ऐसा बनाएं कि अपॉर्चुनिटी आए आपके पास। तो ये चीज़ों में दिमाग लगाने की कोशिश करती हूँ, बट ये तो नहीं पता कि छोड़ने का मन में नहीं आया वैसे कभी। रश्मि रॉकेट जो फिल्म है, तापसी के साथ काम करने में कैसा लगा? तापसी के साथ काम करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मेरी पहली फिल्म थी और फीचर फिल्म पहली थी। बार किसी बड़ी हीरोइन को देखा था ना? हाँ इतने करीब से तो पहली बार ही देखा था। कैसी लगी? मतलब मुझे बहुत फैंटेसाइज्ड सा लगा, क्योंकि मैं तापसी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स और मैंने शायद 1 साल पहले बोला भी था कहीं पे यार कि मुझे तापसी की जैसी फिल्में करनी है। और मिली फिल्म? और फिर वो 1 साल बाद ऐसा हुआ कि फिल्म में काम करने का मौका मिला, तो मुझे बहुत मतलब इंस्पिरेशनल भी लग रहा था उसको देख के, कि ऐसा होता है ना कि आप किसी को लुक अप करते हो कि यार ये साथ में ही खड़ी है आज पास में। तो इट वाज लाइक अ ड्रीम। अच्छा बोला लग रहा तापसी था। को? बोला? नहीं तापसी को तो नहीं बोला ही मैंने। चलो तापसी ने समझ लिया होगा। हाँ ये हो सकता हाँ, है। चलो उसके बाद आते हैं। जब से पॉडकास्ट स्टार्ट करना स्टार्ट किया, मतलब इंटरव्यू टाइप ही है ना आप, यस तो इस तरफ क्यों आते हो? क्योंकि काम नहीं मिल रहा है इसलिए इस तरफ आना पड़ता है कि चलो विजिबिलिटी कहीं तो दिखानी है हमें, तो इसलिए आना पड़ता है इस तरफ? ये रीज़न क्या है? मतलब एक चैनल स्टार्ट करने का मेरे मन में से रैंडम थॉट था, बट वो कभी भी ऐसे मटेरियलाइज नहीं हुआ। मतलब मैंने सोचा था यार, क्योंकि वो आफ्टर कोविड क्या हुआ था, यूट्यूब और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा बूम पे जाने लग गए थे, तो मन में बाय डिफ़ॉल्ट तो आता है कि हम भी करेंगे कुछ, हम भी करेंगे। बट मैंने कोई भी फॉर्मेट पकड़ के कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। रैंडमली मैंने कई बार चीज़ें ट्राई की कि यार रील्स बना के देखते हैं, ये करके देखते हैं, मन में आता है ना। क्योंकि काम नहीं मिल रहा है तो इस वजह से भी करता है ना आदमी, रील्स बनाता है या हाँ ऐसा लगता है कि यार क्या पता हम सोशल मीडिया पे दिखेंगे तो कोई पॉपुलर देखेगा। हो जाए तो हमें कास्ट हो जाए, ये मन में एक थॉट तो आता है। पर और अब ऐसा होता भी है अभी तो। हाँ बहुत चीज़ों में होता है ऐसा भी हो रहा है कि आपके फॉलोअर्स देखे जा रहे हैं, या आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपको सर्टन चीज़ों में कास्ट भी किया जा रहा है, पर ठीक है उसका वो कंट्रोल में नहीं है हमारे। तो ये यूट्यूब चैनल का भी मेरे मन में रैंडम थॉट ही था। फिर शायद हाँ मैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज भी करना चाहती थी एक डायरेक्शन में। पर ऐसा होता है कि एक्टिंग करते करते दूसरा काम करते हो तो ऐसा लगता है कि वो छूट गया है पीछे। हाँ शुरू के कुछ टाइम में वो मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी लगता था, बट ग्रेजुअली मैंने उस चीज़ को समझा और थोड़ा सा उसको एक्सेप्टेंस में लाया, और फिर मैं थोड़ा रिलैक्स्ड रहने लग गई कि ठीक है किसी चीज़ को कोई नई चीज़ करने से आपकी पुरानी चीज़ छूट जाएगी ऐसा नहीं है। तो आपके अंदर का बिलीफ और कॉन्फिडेंस है कि आप कैसे क्या करोगे, ये रास्ते कैसे बनाओगे। शुरू में नहीं था, शुरू में डर लगता था मुझे। जैसे कोई इंटरव्यू के लिए अप्रोच करते हो आप लोगों को, हाँ। तो क्या वो फॉलोअर देखते हैं कि इनके कितने फॉलोअर हैं तभी मैं इनके इंटरव्यू करूंगा? या मैंने सर्टन लीग जो एक डिसाइड की थी कि हम किस तरह के गेस्ट को पिच करना चाहते हाँ हैं, वो सॉरी मेरा सवाल, तो वैसे उनके साथ तो कभी ऐसे फॉलोअर्स का इशू नहीं किस तरह आया। के गेस्ट को आप अप्रोच कर रहे हो? समवन मतलब वो तो एक टैगलाइन है कि लिविंग यूनिकॉर्न्स रेयर टू फाइंड, तो थॉट यही था कि रेयर टू फाइंड इन द सेंस कि जो अनकन्वेंशनल लोग हैं या अनसंग हीरोज़ हैं, आई मीन जिन्होंने बहुत काम किया है बट नॉट नेसेसरीली कि वो कमर्शियली बहुत फेमस हो।
वो एक फैमिली मैन भी हो सकता है या कोई आम आदमी भी हो सकता है। तो इस जिसने तरह से अचीव मैंने किया हो कुछ जिंदगी में। कुछ अचीव किया हो या कुछ स्टोरी हो, कुछ इंटरेस्टिंग पर्सन हो। फॉलोअर्स के बारे में बहुत बार बात हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई, क्योंकि मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि 1 साल से ज़्यादा हो गया पर मैंने कभी भी फॉलोअर्स खरीदे नहीं है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक चैनल है, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स चैनल है खरीदे नहीं है तो जरूर और- सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल चैनल का नाम है सब्सक्राइब करें। लिविंग यूनिकॉर्न्स। और क्या क्या मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है ये इंटरव्यूज करते बहुत वक्त? प्रॉब्लम्स ये आती है कि करते करते ही समझ में आता है कि यूट्यूब और ये ना अपने आप में एक अलग करियर है, अलग सब्जेक्ट है। तो मेरे साथ भी यही था, हमने शूट करना स्टार्ट कर दिया, आपको तो पता ही है सारी चीज़ें। और मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि क्या फंडा है ये और एक कितनी बड़ी रेस है जिसमें लोग दौड़ रहे हैं। और तो जैसे जैसे समझ में आता गया उस हिसाब से चेंजेस किए। प्रॉब्लम्स आप पूछ रहे थे, प्रॉब्लम्स में ये कहूँगी कि आप ये कन्फ्यूजन में रहते हो कि मैं किस क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर करूं ऑडियंस को। क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करोगे तो डेफिनेटली आपके पैसे लगेंगे। शुरू में आपको कोई क्यों स्पॉन्सर या प्रोड्यूस करेगा तो आपको खुद को ही अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो चैनल को अगर आपको कहीं लेके जाना है तो एक वो चीज़ रहती है। और एक ही जगह पे स्टक होके काम करना भी डिफ़िकल्ट है कि अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो तो आप एक स्टूडियो लो या एक सेटअप लो, तो वो भी मेरे लिए इजी नहीं था। तो हमने तो बहुत रैंडम अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते करते शूट्स करे हैं। और टीम भी लिमिटेड रखनी पड़ती है, क्योंकि जितने लोगों को आप बुलाओगे वो अपना टाइम देंगे, तो इन जो रिटर्न मुंबई में बड़ा डिफिकल्ट है ना मुंबई में टाइम ज़्यादा देना यार। difficult वो है। या तो आदमी पैसा लेके जाएगा या किसी तरह या का तो आप मोटिवेशन कुछ मिले। टीम को पे करोगे हाँ, और वो अपना टाइम दे रहा है आके, तो क्या मोटिवेशन कोई ना कोई होना बहुत पैसा चाहिए। खर्चा तो होगा उसमें। पैसे तो खर्च होते हैं, तो ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट रहती है इस चैनल को सर्वाइव करना है। फिर उसके बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता है, एडिटिंग होगी, फिर वो जब रिलीज़ होगा तो उसको किस तरीके से रिलीज़ करना है, ब्रांडिंग है, तो अच्छा मार्केटिंग चल रहा है है। चैनल? मैं तो अच्छा ही कहूँगी मुझे तो अच्छा ही लगता है। आदमी को खुद का तो अच्छा लगता है सब कुछ नहीं किया हुआ। देखिए, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं बहुत सारे चैनल के साथ, ऐसा नहीं है। बहुत एवरेज या बिलो एवरेज परफॉर्मेंस भी रही है कई बार चैनल की, बट स्टिल मुझे लगता है जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से अभी तक इट्स डूइंग गुड। और सबसे अच्छा गेस्ट अब तक का जो इंटरव्यू किया हो और जिसकी याद रह गई हो वो कौन है? 60 लोगों में से अब ये कहना तो थोड़ा सा एक कोई- डिफिकल्ट है। तो फिर अगर कोई किसी की कोई बहुत अच्छी बात। जो पहला एपिसोड था लिविंग यूनिकॉर्न्स का, विजय शुक्ला, वो गेस्ट मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगे थे, काफ़ी अच्छे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत थिएटर किया ना। बहुत थिएटर किया, सीनियर एक्टर हैं और एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी भी है वो। और मेरा पहला ही एपिसोड था, मैं काफ़ी नर्वस भी थी उस एपिसोड में शूट करते वक्त, पर उन्होंने जो बातें बांधी थी, मतलब याद है अभी तक, बहुत अच्छा लगा था उनसे बात कोई करके। मोमेंट ऐसा और किसी के साथ? जब वो अच्छा किसी और के साथ किसी और के साथ या इनके साथ ही? इनके साथ तो जब वो मोमेंट रहता है जब वो उन्होंने अपनी मदर के बारे में बताया। उनकी डेथ हो गई थी। हाँ, वो मतलब उन्होंने सुसाइड किया था, तो जिस तरीके से उन्होंने बताया है, आप सोच ही नहीं सकते कि इतनी बड़ी बात वो बताने वाले हैं। तो वो जो एक गंभीरता है और वो मुस्कुरा के बता रहे हैं, वो शायद एज के साथ आती है या फिर एक्सपीरियंसेस के साथ आती है लाइफ के। तो मैं एक्चुअली 2 सेकंड के लिए ऐसी हो गई थी ब्लैंक कि सर ने क्या बताया, क्योंकि उससे पहले जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो हमने इतने पर्सनल डिस्कशंस नहीं किए थे। ये सोचा था कि सर वहीं पे बात करेंगे। वैसे मैं रियल जिंदगी में जितना आपको जानता हूँ और जितना मैं अभी देख रहा हूँ कैमरे के सामने, मुझे कहीं से वो रिलेवेंस नहीं लग रहा कौन सा वाला? कि सीरियसली जवाब दे रही हो आप मेरी बात। मैं अच्छा वैसा, हाँ यार पता नहीं क्यों यार, वो तो तो सीरियस कैमरे के सामने आके ऐसा हो जाता है क्या? हाँ फॉर्मल सी हो जाती है। मैं रियल लाइफ में इतनी फॉर्मल नहीं हूँ, और ये कंप्लेन रही है सारे दोस्तों की भी कि जब मैं होस्ट करती हूँ तो मैं बहुत वैसे होस्ट करती हूँ, हेलो सर कैसे हैं आप, और रियल में मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग है। तो क्या करें यार इसका फिर? पता नहीं यार क्या करें। मैं भूल जाता हूँ क्योंकि आज मैं पहली बार इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, तो मैं अच्छा। कुछ सवाल में आपको भी पता चलना चाहिए कि इंटरव्यू लेना टफ है। है? आपको भी पता चलना चाहिए कि इंटरव्यू लेना टफ है, ठीक है? ऐसे कि कैमरे के पीछे बैठ के तो ज्ञान दे देते हैं। एक और चीज़ है कि मुंबई में लोग है ना बहुत सारे आते हैं और वो है ना फ्रीडम है ना, घर वालों से दूर चले जाएंगे तो उनको फ्रीडम मिल जाएगी 2 बजे घर से निकलने की रात को, या कई लोग शराब पीते हैं, शराब पीने की फ्रीडम मिल जाएगी, या इधर उधर जाने की फ्रीडम मिल जाती है। इसलिए भी लोग आते हैं मुंबई बहुत सारे। मुझे ऐसा सवाल है, मुझे ऐसा लगता है, खुद को ऐसा लगता है बहुत सारे लोग इसमें ही हैं।
हाँ, ये भी एक हार्श ट्रूथ है कि क्योंकि मुंबई में आपको काफ़ी फ्रीडम रहती है, इंडिपेंडेंट आप रहते हो, लोगों को भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जजमेंट नहीं रहता है इतना, और फैमिली और आपकी सोसाइटी से दूर आते हो आप, तो इसलिए भी आप यहाँ रहना चाहते हो। फिर आप यहाँ करियर परस्यू कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप ऑफ ट्रैक हो गए, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, आप नशे में पड़ गए या किसी और चीज़ों में पड़ गए, तो इसलिए भी आप वापस नहीं जाना चाहते। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की समस्या रहती है घर वालों के थ्रू कि घर वाले बोलेंगे कि शादी करो, लड़की हो तो बेसिकली क्योंकि एज हो जाता है एज फैक्टर, तो वो भी एक इशू रहता है। ये वो भी एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि आप जब यहाँ रहने लगते हो ना, आप यहाँ के हिसाब से ढलने लग जाते हो। जैसे मुंबई बड़ा शहर है तो यहाँ पे क्या रहता है, अनमैरिड होना नॉर्मल बात है एक पर्टिकुलर एज तक अगर देखा जाए तो लोग जब वो चीज़ रिलेट सीरियसनेस नहीं समझ पाते अपनी लाइफ की, क्योंकि घर वाले बोलेंगे कि आप शादी करो और अकॉर्डिंगली आप एक्टर हो अगर, तो आपको पता नहीं है पैसे वैसे कैसे कमाएंगे नहीं कमाएंगे, तो वो स्टेबिलिटी का इशू रहता है, इनसिक्योरिटी का इशू रहता है। तो स्टेबिलिटी तो चाहिए होती है ना इंसान, चाहिए होती है, एक टाइम के बाद तो डेफिनेटली चाहिए होती है। तो वो इशू रहता है। हाँ बिल्कुल, वो तो तो बहुत। आप किस चीज़ से एग्री करते हो कि घर वालों की चीज़ से एग्री करते हो या फिर इस चीज़ से एग्री करते हो कि अनमैरिड भी चलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कहती मैं कि आप अनमैरिड घर रहो वाले तो सुन रहे हैं? कल से लड़का ढूंढने लग जाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। खैर, तो घर वाले ऐसे ज़रूरी नहीं है कि अनमैरिड रह के ही सॉल्यूशन निकलेगा। आपको बेसिकली वही है, क्लियर रहना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ना कभी तो उठानी पड़ेगी। शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर लगता है, इसलिए भी आप डिसीजन लेने से भागते हो, क्योंकि आपकी पर्सनल फ्रीडम छिन जाएगी शायद। 1 से लेकर 1 टू लेकर 1 टू लेकर नहीं 1 से लेकर 10 तक आप कितना रेट करेंगे एज एन एक्टर अपने आप को? 1 से लेके 10 तक मैं अपने आप को रेट करूँगी 6। अभी तो बहुत काम करना बाकी है। हाँ, काम तो करना बाकी, तभी तो 6 बोला, 10 थोड़ी बोला। चलो 4 नंबर ही काटे हैं, फिर भी 50% से तो ऊपर ही हो। और एज इंटरव्यूअर? एज इंटरव्यूअर 10। एज इंटरव्यूअर तो मैं दूंगी 5 ही दूंगी या 4। ये लो 4 ही दे दिया, फिर तो इंटरव्यूअर तो बंद, इंटरव्यू तो बंद अरे कर देना नहीं, चाहिए। मेरा मतलब है कि वो करते करते ही आया ना, जब 60 एपिसोड कर लिए तो समझ में आया था। कोई बहुत फॉर्मल इंटरव्यूअर नहीं थी मैं, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता था करने में। तब छोड़ दो, फिर क्या है। हाँ, बहुत लोग चाहते हैं कि मैं छोड़ दूं और वो मेरी जगह ले ले, पर ठीक है, देखते हैं। अब कर दिया शुरू तो कर दिया है, करेंगे आगे। और कुछ सवाल मैंने नहीं पूछा, छोटा ही रखना है इस इंटरव्यू को ना। हाँ, इस इंटरव्यू को छोटा ही रखेंगे। और कोई एंटरटेनमेंट सा किस्सा सुनाओ ना। एंटरटेनमेंट हो जिसमें यार फनी किस्सा। यार ऐसा तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। सीरियस पर्सनैलिटी हो। हाँ, कैमरा चालू होते ही सीरियस पर्सनैलिटी। कैमरा चालू होते दोस्तों सब सीरियस हो जाते हैं, कैमरा चालू होते बाद 2 मिनट सौरभ, बस ये लास्ट सेशन है। मैं पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूँ यार। हाँ है मेरे पास, सब है। परेशान हो चुकी टीम, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। आप और मैं सब लोगों को पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज मैं पहली बार इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रियंका जी, आपको भी। और शो के जो प्रोड्यूसर पहली बार कोई बात नहीं, शो के जो प्रोड्यूसर है शैलेंद्र सिंह, उनको भी धन्यवाद। और टीम में क्रिएटिव सपोर्ट में है कुलदीप मालविया, उनको भी धन्यवाद। और सबसे स्पेशल सपोर्ट जो है चलचित्र को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारी गेस्ट है प्रियंका सिंह वापस, क्योंकि यही गेस्ट है और यही ओनर भी है, यही होस्ट भी है, यही करता धरता, यही सब चीज़ें हैं। तो आपको जो चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला? ऐसा आप डिसअपॉइंट तो नहीं हो? बहुत हूँ। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर देना। वो कौन सा बटन होता है? हाँ, बेल आइकन। बेल आइकन दबा देना। ऑर्गेनिक चैनल है दोस्तों, देखते रहो। नहीं मन करे चला के छोड़ दो रात को कैमरा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कंप्लीट हुए जल्दी जल्दी, कितने 60 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं और चैनल मोनेटाइज हो चुका है। चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। काफ़ी पेड प्रमोशन हमारे पास आ रहे हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो आप भी प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हाँ, कमेंट कर देना। ठीक है, चलो हो गया इंटरव्यू खत्म। अच्छा, हो गया बस? हाँ, इसको पकड़ो। हाँ, अभी इंटरेस्टिंग सवाल नहीं पूछे यार। अभी नया हूँ ना मैं, इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे बाद में। दोस्तों, सीरियस तो मैं जवाब बहुत देते हो, interesting personality सीरियस तो हूँ। जवाब देते हो और इंटरेस्टिंग सवाल दोस्तों, पूछूंगा। मैं बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी हूँ, पर वो क्या मैं थोड़ा सा कि कैमरे के आगे दिखता है। सौरभ कैमरा बंद करना, मैं यहाँ से यूँ जाऊँगा तो देखते हैं अच्छा था कैसी। ले चलो एक मैं भी चलूँ? और कौन सा, मैं अकेला थोड़ी जाऊँगा। वहाँ तक इधर आओ। कचरा है उधर तो। हाँ तो इधर पता थोड़ी चला कैमरे में काट देंगे कचरा।